हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम करेंगे एसएससी सीजीएल का मॉक नंबर 7 और इसमें आपको शॉर्ट ट्रिक्स और बेसिक्स कॉन्सेप्ट ये सब क्लियर किया जाएगा। चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चंस पर। तो आपका पहला क्वेश्चन ये रहा। अब देखो, इसको सॉल्व करने के लिए सॉल्व नहीं करना है, बस इसको अप्रॉक्स से ले जाना है हमको। अप्रॉक्स से क्या कि 34 का स्क्वायर क्या होता है। देखो, एक स्क्वायर निकालने का शॉर्ट ट्रिक क्या होता है जानते हैं? ऐसे लिख लिए स्क्वायर। अब इसका लिखोगे स्क्वायर 9, 09, इसका लिखोगे 16। अब इन दोनों का 3 चौक 12 दूनी 24 और यहाँ से स्टार्ट करना है। ये स्थान छोड़ देना है। तो इनको जोड़ देना है। 4, 6, 5, 1156। अब देखो, इसका वैल्यू 1156 के अप्रॉक्स है -7396। अब 7000 में से 1100 कुछ मतलब अगर सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो पहली बात तो माइनस में आएगी, ये होगा नहीं। और 7000 में 1000 एक सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो 9000 कहाँ से हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन ए। आई होप आपको समझ में आया होगा। और ये स्क्वायर वाला ट्रिक, और जैसे हमको निकालना है 47 का, तो यहाँ पे लिखोगे पहले इसका 16, इसका 49 और 7 चौक 28, 28 दूनी 56। तो यहाँ से 5 6 मतलब ये स्थान नहीं लिखना है हमको। और फिर इनको ऐड कर देना है 9 10 फिर 12 2 2209। ऐसे आप निकाल सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं। देखो, 2 वर्षों में बोतलों का उत्पादन 16,000 से बढ़कर 26,000 हो गया। मतलब 16,000 था तो 2 ईयर में ये 26,000 हो गया। तो टोटल रेट हम अगर पता कर ले 2 साल का, मतलब कितना परसेंट हुआ है, क्योंकि वो क्या सक्सेसिव में बढ़ा होगा। तो यहाँ से हमको मालूम है इसका 3 जीरो कट कर देना, ये 8 ये 13। तो 13 पे 8 का चीज़ 13 हो गया, मतलब 5 बढ़ा है 8 पे 100%। तो कितना हो गया ये 500/8। 8 छः 48, 2 जीरो 8 दूनी 16, 4.08 मतलब 62.5 के लगभग, मतलब ये एग्जैक्ट वैल्यू है 62.5। इतना बढ़ा हुआ है। अब हम इसका सक्सेसिव निकालेंगे, क्योंकि देखो इसका तो होगा नहीं, क्योंकि 37.47 फिर इसमें 37 × 37 का मल्टीप्लाई होता है, ये तो बहुत ज़्यादा होगा ना। ये तो 62 से ज़्यादा हो जा रहा है, इसलिए हम ये वैल्यू पहले से ही काट देंगे। समझ रहे हो? अब बचा हमारे पास ये तीनों बहुत पास पास है, तो इनको हमको देखना ही होगा। और मेरा मानना है कि अगर ये सवाल आप एग्ज़ाम में बैठ के कर रहे हैं तो ये फर्स्ट राउंड में तो ना करें, सेकंड गो में आप कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास अगर समय बचेगा तो आप करिए, क्योंकि इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन तो है ही। अब 26 का लेंगे तो 26 को हम 26.47 है 26.5 ले रहे हैं। 26.5 26.5 प्लस 26.5 इंटू 26.5 का सक्सेसिव। अब ये 26 26 कितना हो गया 52 और 0.5 53, ये 53 हो गया। प्लस अगर हम इसको 0.5 नहीं ले रहे हैं, सिर्फ 26 ही मान रहे हैं इसको, तो 26 की स्क्वायर कितना होता है 676। 676 तो 10 दो मतलब 2 जीरो थे तो ऊपर आके दशमलव हो गया। अब इसको जोड़ो, ये 59.76, ये अप्रॉक्स पहुँच नहीं रहा है ना। ये देखो, हाँ पहुँच नहीं रहा है ये, मतलब अभी कितना, अभी 3 के लगभग आपको जाना है ना। 3 और बढ़ेंगे तब होगा जाके, क्योंकि यहाँ सिर्फ 0.5 घटाए हुए हैं, वो भी दशमलव में होगा। समझ रहे हो? ये पॉइंट की इधर ही रहेगा। अब हम 26 से ज़्यादा 27 के पास चलते हैं। अभी देखो 27.5 प्लस 27.5 इंटू 27.5 इंटू 27.5/100। अब 27 को जोड़ो, 27 54 एक 55 ना। और 27 को हम ले रहे हैं 27, अगर 27 ले रहे हैं तो 27 का स्क्वायर कितना होता है 729 100। ये दोनों यहाँ चला जाएगा डेसिमल, तो 57 7 62.29, मतलब 62 के पास पहुँच लगभग हो जा रहा है, क्योंकि यहाँ हम 0.5 नहीं लिए हैं तो थोड़ा सा वैल्यू कम होगा, और थोड़ा सा वैल्यू ज़्यादा है, यहाँ पे 0.5 है। तो आई होप आपको समझ में आया हो हमारा ऑप्शन डी।
और यहाँ देखते हैं 1,500 रुपये 6% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 3 वर्षों के लिए उधार दिए जाते हैं। 3 वर्ष बाद राशि, मतलब अमाउंट पूछा है आपसे। पहले एसआई निकालेंगे, सिंपल इंटरेस्ट 1500 पी आर, आर कितना हो गया 6% इंटू टी 3, ये 2 जीरो, ये 2 जीरो, 15 छक्का 90 गुणे 3 270, 270 रुपये हो गए। अब अमाउंट के लिए हमें प्रिंसिपल में एसआई जोड़ना होगा। प्रिंसिपल आपका 1500, बाकी 270, तो हो गया कितना 1770 रुपये। ऑप्शन डी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि एसआई का फार्मूला होता है ना PRT/100। अब या तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि 1500 को, ये प्रिंसिपल है, अब 6% 3 साल के लिए मतलब 18% ना, तो 1500 का 18% जो होगा वही ब्याज होगा। तो इसका मतलब यही है ना, ये प्रिंसिपल हो गया, ये एक मतलब रेट हो गया 1 साल का, और उसमें 3 का मल्टीप्लाई किया 3 साल का रेट, मतलब 18%। टोटल तो 18% ही है। ये 1500 का 18% जो होगा वही हमारा सही होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो, सूरज 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करता है 72 सेकेंड में उसके द्वारा तय की गई दूरी। अब देखो, 1 घंटे में वो 30 किलोमीटर जा रहा है ना, तो हम सेकेंड में, हमें सेकेंडोमीटर, तो इसमें कितने सेकेंड होते हैं 60, 60 मिनट में भी 60 सेकेंड, मतलब 3600 सेकेंड। और ये हो गया आपका मीटर, कितना हो जाएगा 1 2 3, ये मीटर हो गया, और ये सेकेंड। अब हमें चाहिए क्या 72, तो हम यहाँ से 72 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 30,000 60 नीचे आ जाएगा इंटू 72 सेकेंड पता करना है हमको। देखो 1 0 1 0 1 0 1 0, ये 2 जीरो कैंसिल आउट हो गया, 6 पंजे, और ये 12 12 पंजे 60, और 10 का 1 जीरो 600 मीटर। समझ रहे हो? जैसे 30 ये लिखा हुआ है, अगर यहाँ पे 30 किलोमीटर पर आवर, तो पर आवर का मतलब क्या है, जैसे 30 किलोमीटर अपन आवर, मतलब 1 घंटे में जो नीचे रहता है उसमें जो मतलब टाइम है, 1 घंटे में वो कितना किलोमीटर चल रहा है, ये होती है स्पीड। मतलब उसका डिस्टेंस जो है 30 किलोमीटर ट्रेवल करेगा 1 घंटे में, तो इसकी स्पीड हो गई 30। आई होप आपको समझ में आया हो। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। यहाँ देखो, एक आयताकार पैरेलल पाइप्ड के आयाम समांतर श्रेणी में है यदि इसके आयाम का योग 21 सेंटीमीटर है और आयतन 168 सेंटीमीटर है। समांतर श्रेणी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, एपी में, मतलब डिफरेंस सेम रहेगा। तो पैरेलल पाइप का मतलब क्या है, पैरेलल पाइप का मतलब है आपको क्यूबॉइड, मेनली क्यूबॉइड ही है। अब चाहे उसको जो वैसा नाम दे दीजिए, है वो क्यूबॉइड ही। घनाभ देखो, इसमें हमको ये L है, ये B है, और ये H है, यहाँ से यहाँ तक। तो हमको कहा है इनके मतलब साइड्स का जो सम है वो L प्लस B प्लस H जो है वो 21 दिया हुआ है, और L इंटू बी इंटू एच दिया है वो कितना 168। तो पहली बात तो ये AP में है। AP में मतलब होने का क्या है कि अगर एक को हम, जैसे इसको हम A मान रहे हैं, तो ये A-2 है, ये A+2 है। समझ रहे हो? सबका डिफरेंस जो है वो एक समान डिफरेंस रहना चाहिए सबका। तो यहाँ से हम निकालेंगे क्या, यहाँ से निकालेंगे हम A-2 प्लस A+2 इक्वल टू 21। तो ये -2 माइनस मतलब 3A बराबर 21, A बराबर 7, A की वैल्यू 7 आ गई।
ए की वैल्यू 7 आ गई तो हमको 2 कहाँ का है इसमें, 2 नहीं, मतलब ये एक्स की वैल्यू होगी ना। मैं दिमाग में मेरे कुछ और ही चल रहा है, यहाँ 2 नहीं, मतलब ये इसको x मान ले रहे हैं ना, इसमें x और ये प्लस x, यहाँ भी ये x होगा, ये x होगा। a की वैल्यू तो 7 ही आएगी। अब यहाँ रखेंगे हम l का क्या वैल्यू है, a माइनस एक्स, मतलब 7 माइनस एक्स, 7 माइनस एक्स इंटू बी का a मतलब 7 इंटू h का 7 प्लस एक्स, 168 ना, 168। तो ये 7 7 दूनी 14, 2 7 चौक 28, और ये इसका a माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 7 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 24। यहाँ से देखो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 49 माइनस 24, मतलब 5 2 25, एक्स इक्वल टू 5 प्लस माइनस 5। तो यहाँ प्लस लेंगे क्योंकि डिस्टेंस है, तो इसका वैल्यू कितना आ गया 7, ये 7 माइनस 5 2, और ये 7 प्लस 2, ये हो गया आपका 9, अरे 5 है ना भाई, सॉरी, ये 7 प्लस 5, ये 7 माइनस 5, मतलब इसकी वैल्यू 2, ये हो गया 12। एल हो गई आपकी 2 7 12, ऑप्शन डी। आई होप आप समझ रहे हो। चलते हैं अगले सवाल पे। एक चाप द्वारा केंद्र पर बनाया गया 72 डिग्री का कोण, इसकी लंबाई 22 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या, ये सर्कल है और यहाँ से बनाया गया है 72 डिग्री का कोण, ये 72 डिग्री का कोण, इसकी लंबाई जो दी गई है वो कितनी है 22 सेंटीमीटर ना। अगर आपको सर्कमफ्रेंस निकालना होता है तो आप क्या निकालते, फार्मूला होता है 2πr, और ये तो पूरे सर्कल हो गया। अगर मैं किसी थीटा का वैल्यू निकालना है तो सर्कमफ्रेंस का, तो ये थीटा अपान 360 डिग्री इंटू 2πr। पूरे सर्कल में थीटा को 360 लिख देते हैं तो ये कैंसिल आउट हो जाता है, समझ रहे हैं, इसीलिए वो थीटा बाय 360, 360 बाय 360 होता है, वो तो हम बार बार लिखते नहीं हैं। तो अब हमको दिया कितना है, सर्कमफ्रेंस की वैल्यू 22, मतलब इतने की वैल्यू दी है 22, इतने की वैल्यू 22 दी है, और डिग्री कितना दिया हुआ है 72, 360 इंटू 2 गुणे पाई में वैल्यू है नहीं, 22/7 इंटू आर, रेडियस ही पूछा है, तो हम ये 22 से कैंसिल आउट हो गया, और हम इसको, ये हो गया 36, मतलब 180 गुणे 7/72 गुणे आर, तो हम 9 अट्ठे 9 दूनी 4 दूनी 4 10, 4 दूनी 4 पंजे, अब ये 35/2, 35 का आधा 17.5, आर का वैल्यू 17.5। आई होप आपको समझ में आया हो, क्योंकि ये एकदम, जैसे यहाँ पे आप देख रहे थे कि ये यहाँ से लेके पूरा एक राउंड में वो 360 डिग्री घूमता है, तो इसीलिए ये 2πr के आगे 360 डिग्री बटा 360 डिग्री होता है, ये कैंसिल आउट हो जाता है, इसलिए आपको सर्कमफ्रेंस 2πr पढ़ाया जाता है, जबकि होता है थीटा बाई 360 इंटू 2πr, ये होता है। आपको मेनली ये वैल्यू याद करनी है, और पूरे सर्कल का 2πr होता ही है, क्योंकि वो 360 से कट आउट हो जाते हैं। अगले सवाल पर चलते हैं। एक आदमी अपने वेतन का 30% किराए पर, 20% किराने के सामान पर, 25% अन्य खर्चों पर खर्च कर, अगर वह 9,000 रुपये बचाता है तो उसका वेतन, मतलब अगर वो 100 में से 30% किराए पर, 20 किराने के सामान पर, 50% खर्च हो गया, फिर ये 25% खर्च अन्य खर्चों पर, मतलब 75% वो अगर खर्च कर दे रहा है 100 में से,
उसके पास बचा कितना, 25%, और 25% की वैल्यू ही है आपके पास 9,000 रुपये। तो हमको चाहिए कितने, 100 की वैल्यू। अगर हम इसमें 4 से गुणा कर रहे हैं, इसमें 4 से गुणा, ये 100%, 9 चौक 36, 36,000 रुपये। सेम। आई होप आपको समझ में आया हो ये सवाल। एक सवाल और, एक स्टोर 25% छूट देता है, लेकिन छूट वाली कीमत पर 5% वैट लेता है, मतलब ये टैक्स है एक प्रकार का, वैट टैक्स। अगर अंकित मूल्य 1,600 रुपये कुल भुगतान की गई, मतलब अगर 1,600 MRP है, पहले तो उस पर 25% का छूट दे रहा है, मतलब 3/4, तो उसकी वैल्यू अभी बची है, और 5% का वैट भी लगा रहा है, तो मतलब 105। 5% की वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू 1/20, तो ये हो गया 21/20। अब इसी की वैल्यू पूछी है हमसे, तो 400, ये 20 बार, ये 60 गुणे 21, 4 4 दूनी 12, 1,260 रुपये होगा। समझ रहे हैं, जैसे MRP है, इस पे हमको ये 75% पहले बचा है ना इसका, फिर ये 105% इसी पे ले रहा है। इस प्रकार ये वैल्यू आएगी हमारी, यही है 1,260 रुपये। अब आगे बढ़ते हैं। एक कार 3 समान दूरी क्रमशः 30 किलोमीटर प्रति घंटे से 45 किलो, देखो पहली बात, एक समान दूरी है ना, समान दूरी जब भी रहे तो मैं आपसे बताया था कि एक बार ये 30 से जा रहा है, दूसरी बार ये 45 से, तीसरी बार ये 90 से। 3 कार रहे या एक कार 3 समान दूरी, या 3 कार एक समान दूरी, ऐसे भी हो सकता है, तो उससे कोई डिफरेंस नहीं है। तो यहाँ से आपको हम फार्मूला बताया था एवरेज स्पीड का, 3 × A × B × C AB + BC + CA, ये 3 के लिए है, और 2 के लिए क्या था, एवरेज स्पीड 2AB/A + B। तो हमें यहाँ पे ये वाली फार्मूला को यूज करना है, ये वाले 3 गुणे 30 गुणे 45 गुणे 90/AB, मतलब 45 का 3 मतलब 135, फिर BC 45 का 9 से, 0 और 9 45, 4 9 चौक 36, 4 40 प्लस 9 त्रिक 27। अब इन सबको ऐड कर देंगे, 1350, 4050 2700, 0 5 15 5 1 7 3 10 1 11 4 5 6 7 8 81। यहाँ हमको यहाँ पे नीचे ये वैल्यू है 8100, और यहाँ हो गया आपका 3 × 30 गुणे 45 गुणे 90, 1 0 1 0 1 0 0 9 9 81 9 9, ये हो गया 45। तो आपका जो एवरेज स्पीड आ रहा है वो 45 आ रहा है। बाकी आप इसको बेसिक से कर सकते हैं, लेकिन बेसिक से थोड़ा मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न ज़्यादा सेट करना होता है उसमें, यहाँ पे रहता है आप डायरेक्ट कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया हो। चलते हैं अगले सवाल पर। देखो, एक अम्ल और जल के 40 लीटर मिश्रण में अम्ल और जल का अनुपात 3:1 है। इस मिश्रण में से 8 लीटर निकालकर उसकी जगह 1:3 अनुपात वाले अम्ल और जल की अन्य विलयन डाला जाता है। परिणामी मिश्रण में अम्ल और जल का अंतिम अनुपात, तो मतलब ये 40 दिया है, 40 लीटर, तो 3:1 मतलब 4 की वैल्यू 40 दी हुई है, 1 की वैल्यू 10, मतलब शुरुआत में जो बर्तन में था तो वो ये 30 लीटर था और ये 10 लीटर। और ये क्या है आपका, अम्ल है, मतलब एसिड, और ये वाटर। इस मिश्रण में से 8 लीटर निकाल लिया जाता है, इसमें 8 लीटर निकाल लिया जाता है। अब 8 लीटर जो निकाला गया है वो भी तो कितना, मतलब 3:1 के रेशियो में निकाला जाएगा, तो मतलब 4 की वैल्यू 8, मतलब 2, 1 की वैल्यू 2, तो यहाँ से आपको 3 दूनी 6 लीटर ये निकाला जाएगा,
और 2 लीटर ये, तो ये हो गया 28, ये हो गया 8। अब क्या कहा कि 1:3 के अनुपात में अम्ल और जल का अन्य विलयन डाला गया। तो 1:3 का क्या है, 1:3 का मतलब क्या है कि 8 लीटर था पहले, 8 लीटर था पहले, तो उसमें आपको कितना डाला गया है, 1:3 के अनुपात में, 1:3 के अनुपात में डाला गया है। तो 4 की वैल्यू 8, 1 की वैल्यू 2, तो यहाँ हो गया 2 और 6, इसमें 2 डाला गया, इसमें 6 डाला गया, तो ये हो गया 30, ये हो गया 14। ये अंतिम है, समझ रहे हो, ये अंतिम है। तो ये हो गया आपका 15 और 7 ऑप्शन। आई होप हम लोग कहीं गलती किए हुए हैं, एक बार फिर से समझते हैं। अम्ल और जल के 40 लीटर मिश्रण में अम्ल और जल का अनुपात, मतलब ये एसिड है और ये वाटर है, इस मिश्रण में से 8 लीटर निकाल लिया जाता है। उसकी जगह 1:3 के अनुपात वाले अम्ल और जल के अन्य विलयन डाला जाता है। और 8 लीटर निकाल लिया जाता है, मतलब 8 लीटर कम हो जाते हैं, तो मतलब 8 लीटर में से 6 लीटर जो होगा वो 3 4 मतलब 2, मतलब 6 और 2, इसमें से 6 लीटर कैंसिल आउट होंगे और इसमें से 2 लीटर, तभी ना 8 लीटर हो गया, क्योंकि अनुपात सेम है। तो ये 24 है और ये आपका 8। तो हम लोग मतलब सब्सट्रैक्शन गलत किए थे। और 1:3 के अनुपात में मतलब 4 की वैल्यू फिर से 8 लीटर, सेम ही मतलब है ना, 8 लीटर निकाले तो 8 लीटर डालेंगे, तो 8 लीटर के एक का वैल्यू 2 लीटर, तो यहाँ से 2 और ये 6, बस उल्टा कर दे रहे हैं, मतलब इसमें 2 अब ऐड करेंगे, इसमें 6 ऐड करेंगे, तो ये 26, ये 14, 13 7, ऑप्शन बी। आई होप आपको समझ में आया हो। ललित एक काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है, लक्ष्मण उसी काम को, अब एक ललित है, एक लक्ष्मण, ललित काम को 15 दिन में पूरा करता है, लक्ष्मण 25 दिन में। वे 5 दिनों तक एक साथ काम करते हैं, 5 दिनों तक एक साथ काम करते हैं। इनका टोटल काम कितना होगा, टोटल काम मतलब इनका एलसीएम होगा, एलसीएम आपका हो जाएगा 75। तो ये हो गया आपका इफिशियंसी, कितना आएगा इसका 5, इसका 3। अब ये 5 दिन तक काम कर रहे हैं, 5 दिन तक दोनों काम करेंगे, तो 5 दिन में दोनों, एक दिन में कितना काम करें, 5 3 8, 8 काम करें, मतलब 40 काम ये लोग कर चुके हैं 5 दिन में। शेष काम ललित और देवगन 4 दिनों में पूरा करते हैं। अब 40 काम हो गया, बचा कितना, 75 में से 40 गया, 35 काम बचा हुआ है, 35 काम बचा हुआ है, तो टाइम कितना लग रहा है 4, टाइम इक्वल टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी। और ललित और देवेन करें, तो ललित का 5 है एफिशिएंसी और देवेन का डी मान ले रहे हैं, तो डी ललित का कितना अरे देवेन का कितना आ जाएगा, डी प्लस 5 इक्वल टू 35/4, इसमें डी इक्वल टू 35/4 माइनस 5, ये हो जाएगा 20, 20 में से 35 में से 20 गया 15/4, ये देवेन का हो गया। अब देवेन अकेले उस काम को कितना करेगा, तो टाइम जो है देवेन का वो हो जाएगा 75 काम को 15/4 इफिशियंसी करेगा, तो 75/15 गुणे 4, तो 15×75 20, ऑप्शन डी। आई होप आपको समझ में आ रहा हो। 2 लंब वृत्तीय बेलनों के आयतन का अनुपात, आयतन मतलब ये वॉल्यूम है, यदि इसी बेलनों के त्रिज्याओं का अनुपात, मतलब ये रेडियस, तो उनकी ऊंचाइयों का अनुपात, अब जैसे इसका πr² h होता है ना, अब यहाँ लिखेंगे v1/v2 πr1² h1 πr2² h2। अब यहाँ v कितना दिया हुआ, 1 का 2, इसका 3, और यहाँ r कितना दिया हुआ, इसका 1, इसका 2, और h1 h2 पूछा है हमसे, तो हम यहाँ लिखेंगे 2/3
ये पाई से पाई कैंसिल आउट, ये 1 का स्क्वायर इंटू H1 और यहाँ 2 का स्क्वायर इंटू H2, तो यहाँ से H1 अपान H2 हो जाएगा आपका 2/3 इंटू 4/3, 4/1, 4/1, ये हो जाएगा 8/3, ऑप्शन डी। समझ रहे हो कि नहीं? सिलेंडर। आई होप आपको समझ में आया हो। चलिए चलते हैं अगले सवाल पे। यदि किसी प्रिज्म की ऊंचाई 3 गुनी कर दी जाए जबकि आधार का क्षेत्रफल स्थिर रहे तो आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कोई प्रिज्म है, समझिए प्रिज्म का सब चीज़ बराबर होता है, इससे बढ़िया हम ट्रेंगल वाला ले लेते हैं। ये प्रिज्म हो गया, अब देखो तो वॉल्यूम निकालने के लिए क्या किया जाता है, बेस का एरिया ना, वॉल्यूम के लिए बेस का एरिया इंटू परपेंडिकुलर हाइट से मल्टीप्लाई। अब आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अब जैसे यहाँ से हम पहले V1 ले रहे हैं, दूसरे को V2। अब जो है एरिया जो है दोनों सिनेरियो में सेम है ना, एरिया सेम है तो एरिया कट आउट कर देंगे हम लोग, और हाइट को कितना 3 गुना कर रहे हैं तो V1/V2। एक पहले हाइट 1 था, अब 3 हो गया है, 1 3 मतलब 1/3, मतलब 3 गुना हो जाएगा वो उसका वैल्यू। समझ रहे हैं? आई होप। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। एक कोन को पिघलाकर उससे आधी त्रिज्या वाले दूसरे शंकु का आकार दिया जाता है। यदि मूल ऊंचाई 12 सेंटीमीटर थी तो नई ऊंचाई ज्ञात कीजिए। एक कोन है, ये कोन हो गया, ये कोन हो गया, अब देखो एक शंकु को पिघला उसकी आर थी त्रिज्या, मतलब अगर इसकी ये पहले वाला था ये आर थी और इसकी अब r/2 कर दी गई है तो दूसरे शंकु का आकार दिया जाता है। तो मूल ऊंचाई, अब इसकी जो ऊंचाई थी वो 12 सेंटीमीटर थी, इसकी ऊंचाई पूछ रहे हैं h। तो अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ हम करेंगे वॉल्यूम इनका बराबर। वॉल्यूम क्यों बराबर करेंगे? क्योंकि देखो पिघलाकर मतलब जो मटेरियल था वो मटेरियल तो सेम रहेगा, उसी का तो बना है ना, मटेरियल तो सेम है ना। तो इसका हम लेंगे तो इसका होता है 1/3 पाई स्क्वायर h, इसका लेंगे 1/3 पाई r स्क्वायर h को 12, यहाँ से 1/, ये कैंसिल आउट, 1/3 पाई 1/3 पाई। अब यहाँ से देखो r²/4 इंटू h इक्वल टू r² इंटू 12, r² से कैंसिल, h इक्वल टू 12 गुणे 4 मतलब 48 सेंटीमीटर। आई होप आपको समझ में आया हो। देखो एक ट्रेंगल ABC में C समकोण है, मतलब राइट एंगल ट्रेंगल C पे है ना, ACAB, साइन A इक्वल टू साइन A, ये एंगल A है मतलब उसी को ले रहे हैं तो ये साइन A, तो अब साइन A इक्वल टू होता क्या है, परपेंडिकुलर पर हाइपोटेन्यूज, तो इसके सामने का परपेंडिकुलर होगा ये और ये होगा बेस
ये हो गया हाइपोटेनस, ये हो गया 13, ये हो गया 5। और ट्रिपलेट होता है 5, 12, 13 का, राइट एंगल ट्रायंगल का ट्रिपलेट होता है, तो ये आपका हो जाएगा 12। हमसे कॉस भी पूछा हुआ है, कॉस भी पूछा हुआ है, तो मतलब अब इसका मतलब हुआ अब ये कि कॉस बी ले रहे हैं ये, जिसका ये परपेंडिकुलर ये बेस, कॉस कॉस का मतलब होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस हो जाएगा आपका 5 और हाइपोटेनस 13, 5/13 ए। आई होप आपको समझ में आया हो। चलिए चलते हैं अगले सवाल पे। देखो 3 डिग्री को रेडियन में बदले, 3 डिग्री का मतलब क्या है, देखो 180 डिग्री बराबर होता है पाई, इसी को रेडियन बोलते हैं। अब यहाँ पे हमको 1 डिग्री का वैल्यू पाई/180 हो गया, यहाँ हमें 3 डिग्री का निकालना है, तो पाई/180/3, समझ रहे हैं, इसकी वैल्यू हो जाएगी पाई/60, ऑप्शन सी। ये वैल्यू याद रखिए आप, बाकी सब हो जाएगा, समझ रहे हैं, क्योंकि यही मतलब ये कन्वर्जन आप जिसमें चाहे उसमें कर सकते हैं, बस एक वैल्यू से। अगले पे चलते हैं। a+b 90, साइन ए इक्वल टू 5/13 कॉस बी। देखो अगर ये एक ट्रायंगल है और ये एंगल ए, ये बी, ये सी, ये 90 है। अब कहा है कि एंगल ए और बी के दोनों को ऐड कर देंगे तो 90 के बराबर होगा। और साइन ए बराबर क्या होता है, मतलब अगर हम इसको एंगल ले रहे हैं तो ये परपेंडिकुलर होगा ये ना। देखो अगर हम इसको थीटा ले रहे हैं ना, तो इसके सामने का ये परपेंडिकुलर, इसके साथ का ये हाइपोटेनस और ये बेस हो जाएगा। तो इस हिसाब से ये 5, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनस है, तो 5, ये 13, तो ये 12 हो जाएगा। ट्रिपलेट होता है ना 5, 12, 13 का। और फिर कॉस बी हमसे पूछा गया है, तो मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनस, यही होता है ना, कॉस बी इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस 5 हो जाएगा, क्योंकि ये तो परपेंडिकुलर हो जाएगा ना बी के हिसाब से, 5/13। नहीं जी, हमने क्या कर दिया, हाँ सेम तो है, 5/13 सही तो है। वो ए से मैं इसको देख रहा था, तो आई होप आपको समझ में आया है। बाकी इसको आप, वो होता है ना एक, जब a+b बराबर होते हैं 90, ट्रिग्नोमेट्री वाले फार्मूले में मैंने पढ़ाया था आपको, जो वीडियो डाला है उसमें a+b अगर 90 है तो साइन a इक्वल टू कॉस बी होता है। आप इसे डायरेक्ट लगा सकते हैं, इसमें tan a इक्वल टू कॉट बी और sec a इक्वल टू कॉसेक बी, तो वहाँ से आप डायरेक्ट देख सकते हैं, मतलब साइन a इक्वल टू कॉस बी होता है, तो 5/13 आंसर ही होगा। चलिए चलते हैं अगले सवाल पे। दो रेखाओं के प्रतिच्छेदन पर दो कोण ऊर्ध्वाधर विपरीत होते हैं, यदि उनमें से एक कोण का मान 45 डिग्री है तो दूसरे कोण का माप, मतलब इसमें क्या कहा जा रहा है समझ रहे हैं आप, एक लाइन एक है, ये है, एक लाइन ये है, इसमें कहा गया है ये जो जहाँ कट कर रहे हैं इसमें से एक जो है ये अगर थीटा है तो वर्टिकली अपोजिट जो है, दोनों वर्टिकली अपोजिट है, तो वर्टिकली अपोजिट होने का मतलब अगर ये 45 है तो ये भी 45 होगा। और दूसरा कोड एक दिया है, ये पूछा है, बात सेम ही होंगे, समझ रहे हैं, वर्टिकली अपोजिट प्रॉपर्टी होती है लाइनों की। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक त्रिभुज का अंतर मतलब इन सेंटर 3, 4 पर स्थित है, तो अंतःकेंद्र पर भुजा AB
ए बी सी ए बी तक की ऊंचाई, मतलब ये अगर आपका ये 3 4 है तो यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई 2 यूनिट है। त्रिभुज के अंतर्वृत्त मतलब इन रेडियस की वैल्यू पूछिए, इन रेडियस। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये चीज़ ही इन रेडियस होती है, समझ रहे हैं। मतलब अब सर्कल का रेडियस होगा क्या, वही रेडियस होगा ना जो एक भुजा को टच करेगा, तो इसमें भी 2 यूनिट होगा। बाकी आप इसे समझते हैं। बाकी इसका एक फार्मूला होता है, वो भी आपको याद रखना होगा कि ट्रेंगल का एरिया जो होता है वो जो इन रेडियस इंटू सेमी पेरीमीटर, ए इक्वल टू आर इंटू एस। एस जो है सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रेंगल, रेडियस जो इन रेडियस होता है ये, और एरिया ऑफ ट्रेंगल। ये फार्मूला होता है 2D का, मेंसुरेशन 2D का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमसे पूछा क्या है इसमें, x की वैल्यू दी है x+1 का होल स्क्वायर माइनस प्लस x-1 का होल स्क्वायर। पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो ये a+b का होल स्क्वायर प्लस a-b का होल स्क्वायर, इसमें इसको आपको याद रखना होगा क्योंकि ये 2a² प्लस b² होता है। नहीं याद करना है तो आप इसको बेसिक से कर लीजिए, बेसिक से भी हो जाएगा। बेसिक से कैसे, अब इसको खोलिए, ये a² प्लस b² प्लस 2ab। अब इसको a² प्लस b² माइनस 2ab, ये कैंसिल आउट, 2x² प्लस 2, ये 2 कॉमन, x² प्लस 1। अब हमें यहाँ से x² की वैल्यू 3 हो गई, 2 प्लस 3 प्लस 1 मतलब 2 गुणे 4 8, ऑप्शन ए। आई होप आपको समझ में आया हो। अब देखते हैं सवाल अगला। पहले तो ट्रेंगल ए बी सी, ए बी सी, डी ई पैरेलल टू बी सी, मतलब बी सी के पैरेलल डी ई, ये ई, ए डी अपान डी बी ना, ए डी अपान डी बी 1/2। तो ए डी यहाँ से यहाँ तक का 1 और डी बी यहाँ से यहाँ तक का 2 और ए ई 5 सेंटीमीटर। इधर देखिए, इधर रेशियो है ये, और इधर जो है एग्जैक्ट वैल्यू है, मतलब एक रेशियो का वैल्यू 5 है। तो हमसे पूछा क्या ई सी, इसका पूछा है, मतलब 2 रेशियो का वैल्यू पूछा है, तो 2 का वैल्यू कितना होगा 10 सेंटीमीटर। इधर रेशियो है 1/2, तो इधर एग्जैक्ट वैल्यू होती है 5, ये 10 होगा, समझ रहे हैं, ये 10। आई होप आपको समझ में आया हो। अगले सवाल पे सेम इंग्लिश में है। देखो अब क्वेश्चन नंबर 22, एक सर्कल chord AB and chord CD are equal and subtend angle of 50 and x at the center respectively. Find the x. अब इसमें जीवा ना, chord मतलब जीवा, क्या हो रहा है भैया, एक जीवा ये है और ये सेंटर, तो यहाँ से ये डिग्री बना रहा है, ये एंगल हो गया इसका 50। अब कह रहा है सेम इक्वल, अब इक्वल कहीं भी ले सकते हैं हम, अगर यहाँ पे ले रहे हैं, बस इसके इक्वल ही ना, ए बी है तो ये भी ए बी होगा, तो इसका एंगल जो होगा वो x डिग्री है। अगर ये बराबर है तो ये भी तो बराबर होगा, समझ रहे हैं। आप कहीं से भी मतलब उसको करिए, वो बनाएगा उतना ही एंगल, बिकॉज काफ़ी बेसिक प्रॉपर्टी है सर्कल की। और अगले सवाल में, व्हाट इज़ द एरिया ऑफ सेगमेंट दैट फॉर्म बाय ए कॉर्ड इन सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर इफ द एंगल सबटेंडेड
एट द सेंटर इज 90। इसमें कह क्या रहा है, क्या ये रहा है कि ये एक सर्कल है, इसमें से एक सेक्टर का जो एक सेक्टर्स कॉर्ड है, यहाँ से यहाँ तक का कॉर्ड हो गया। अब देखो मैंने बताया था तुमको, इस पूरे को कहते हैं सेक्टर ना, इस पूरे को कहते हैं सेक्टर। और तो सेगमेंट किसको कहते हैं, सेगमेंट कहते हैं इसको सेगमेंट कहते हैं, ये इसको सेगमेंट कहते हैं। तो जहाँ भी सेगमेंट वर्ड आ जाए आपको समझ जाना चाहिए कि इस सेगमेंट की बात हो रही है। और सेक्टर अगर बोला हुआ है तो आप समझ लीजिए इस पूरे की बात हो रही है। हमें एरिया चाहिए सेगमेंट के, मतलब इसकी एरिया चाहिए ना इसका। तो हम क्या करेंगे, पहले तो सेक्टर का एरिया निकालेंगे इसका ना। अगर इतना पूरा एरिया जब निकल जाएगा तो उसमें से हम फिर ट्रायंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तब हमको इसका एरिया मिलेगा। समझ रहे हैं? तो चलिए निकालते हैं। रेडियस 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है और एंगल यहाँ का 90 दिया हुआ है और हमें इसका एरिया चाहिए। और हम अब पहले सेक्टर का निकालेंगे। सेक्टर का एरिया मतलब क्या होता है, इसका एरिया मतलब क्या है, इसका एरिया का मतलब है कि अगर सर्कल का एरिया निकालना रहता है तो हम थीटा अपान 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब पूरे सर्कल का निकालना रहता है तो इस थीटा की जगह 360 रख देते हैं, ये कैंसिल आउट हो जाता है तो हम इसको पाई आर स्क्वायर लिख देते हैं इजीली, जबकि ऐसा है नहीं, बेसिक थीटा अपान 360 होता है। अब हमें थीटा बस पता करना था, थीटा हमारे पास कितना है, थीटा है 90, तो 90/360। पाई में वैल्यू है कि नहीं, पाई में है, चलो पाई की वैल्यू नहीं रखते हैं हम लोग। आर कितना है 10, 100, ये 4 बार, ये 25, तो 25 पाई आ गई। ये किसका आया है 25 पाई, ये इसका पूरा का 25 पाई हो गया, मतलब पूरे सेक्टर का ये 25 पाई है एरिया की वैल्यू। अब हम ट्रायंगल का इसका एरिया निकालेंगे, तब ना उसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ट्रायंगल का एरिया निकालने का मतलब क्या होता है, हाफ AB साइन थीटा। कोई ट्रायंगल है, अगर कोई भी ट्रायंगल है, अगर एक थीटा दिया हुआ है ये AB है, तो एरिया हो जाएगा आपका AB साइन थीटा, हाफ AB साइन थीटा। ये एरिया का फार्मूला होता है ट्रायंगल का, अगर ये कंडीशन दी हो तब। तो यहाँ भी तो सेम कंडीशन है, दो साइड दिए हुए हैं, उनके बीच का एंगल दिया हुआ है। ये हो जाएगा आपका एरिया ऑफ सेक्टर। यहाँ निकाल रहे हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल, हाफ AB, मतलब रेडियस हो जाएगा दोनों 10 10, ये 10 ये 10, और साइन थीटा साइन 90, तो ये 5, ये हो गया 50, साइन 90 की वैल्यू 1 इंटू 1 इक्वल टू 50। तो अब हमें सेगमेंट का वैल्यू निकालने के लिए टोटल में से जो ये पूरा दिया हुआ है, इसका है 25 पाई और इसका है 50, 25 पाई में से 50 घटा देंगे तो हमको इसका एरिया मालूम चल जाएगा। तो एरिया ऑफ सेगमेंट 25 पाई, 25 पाई माइनस 50, ऑप्शन 25 पाई माइनस 50। आई होप आपको समझ में आया हो। 24 नंबर, अब देखो, अब यहाँ ट्रायंगल बना सकते हो, बाकी आपकी इच्छा। ये होता है परपेंडिकुलर अपान बेस। तो परपेंडिकुलर अगर हम इसको थीटा ले रहे हैं, ए ले रहे हैं, तो ये परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस, ये 3 4 और 3 4 5 का ट्रिपलेट होता है 5, और साइन ए का वैल्यू
परपेंडिकुलर अपान बेस मतलब 3 बटा, और परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस 3/5, 3/5। आई होप आपको समझ में आया हो। लास्ट सवाल, बस आज का लास्ट सवाल। ए एक काम को 30 दिनों में पूरा करता है, बी उसी काम को 40 दिनों में पूरा करता है। जब वे 10 दिनों तक साथ मिलकर काम करते हैं तो फिर सी उनके साथ मिलकर बाकी काम 5 दिनों में पूरा कर देता है। देखो 30 और 40 मतलब 120, तो इसकी एफिशिएंसी कितनी होगी? यहाँ पे टाइम होता है, यहाँ पे एफिशिएंसी होता है, ये पे वर्क होता है। ये होगी 4, ये होगी 3। 10 दिनों तक पहले एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं, ए प्लस बी 10 दिनों तक काम कर रहे हैं। एक दिन में 4 दिन 7 काम करते हैं, 10 दिनों में 70 काम कर देंगे। 120 में से 70 गया, बचा कितना? 50 काम बचा हुआ है। अब क्या रहा है कि और फिर सी उनके साथ मिलकर बाकी काम 5 दिनों में पूरा कर देते, बचा काम। अब सी जो है उनके साथ मिल जाता है तो टाइम बराबर 5 दिनों में पूरा करता है 50 काम को। अब 4 + 3 + सी, तो यहाँ सी हो गया 10। अब सी इक्वल टू 10, सी इक्वल टू हो गया 3। सी की एफिशिएंसी 3 आ गई, तो सी अकेले काम को कितने दिन में पूरा करेगा? सी 120 काम को 3 के हिसाब 3 उसका एफिशिएंसी, तो 40 दिन में पूरा करेगा। ऑप्शन सी। आई होप आपको समझ में आया हो, और आप हमसे जुड़े रहिए बस, और क्या कर सकते हैं। बाकी पढ़ते रहिए, सीजीएल के एग्ज़ाम्स नज़दीक आ रहे हैं, तो जितना प्रैक्टिस कर सकते हैं आप करिए। और कॉन्सेप्ट और शॉर्ट ट्रिक्स इस टाइम थोड़ी ज़रूरी होंगी, क्योंकि वो 15 मिनट वाला जो सेक्शनल टाइमिंग आ गया है उसमें थोड़ी सी, तो जैसे आपको डिजिटल सम, यूनिट डिजिट, मतलब जिस क्वेश्चन में लग सके उस क्वेश्चन में लगाओ। बस जहाँ अप्रॉक्स दिया हो वहाँ थोड़ा अप्रॉक्सीमेशन का यूज करो, अगर मतलब आंसर दूर दूर है, ऑप्शन दूर दूर हैं तब। वरना आप अगर एग्जैक्ट वैल्यू होते हैं वहाँ पे जल्दी से जल्दी आप डिजिटल सम, सबसे पहले तो यूनिट डिजिट, उसके बाद आप मल्टीपल और ये सब देख सकते हैं। इन सब से क्या है, आपका टाइम बचेगा। मतलब 1-2 क्वेश्चन में भी लग रहा है तो लगाना शुरू कीजिए, धीरे धीरे आपका मतलब हैबिट हो जाएगा तो वो लगने लगेगा, उससे आपका टाइम बचेगा। बाकी मैं यहाँ थोड़ा सा इलेबरेट करके पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट भी ठीक होना चाहिए। बिना कॉन्सेप्ट के आप सही नहीं कर सकते सवाल को। और चलिए ठीक है, आगे मुलाकात होगा अगले मॉक टेस्ट में। बाकी जो मैंने बताया उसको आप 1-2 बार अपने से भी लगाइए, तो आई होप आपको समझ में आया हो। सो धन्यवाद, जय हिंद।